हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हमारी चल रही है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 की, जिसमें हमारा आज का चैप्टर है 3 नंबर यानी कि सरकार। तो आज हम जानेंगे कि सरकार क्या होती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि सरकार क्या है। हर एक देश को अपने विभिन्न निर्णय लेने के लिए, काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, और ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए, सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है, जिसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। और जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे कि सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग होता है। शायद आपको ये जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी होता है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें, और कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो सकें। उदाहरण के लिए, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। और लोगों के लिए सरकार कई तरह की काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, और अपनी सीमा में रहने के लिए लोगों को उन पर लागू करती है। सरकार के स्तर, आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, और ये स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग होते हैं। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव या शहर या मोहल्ले से है, और राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की राज्य सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं। मानचित्रों को देखें। राष्ट्रीय स्तर की सरकारें सबका संबंध पूरे देश से होता है, और इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में भी जानने वाले हैं। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा भारत हमारा किसमें, राष्ट्र स्तर की सरकार में आएगा। और इसमें जो ये राज्य दिए हुए हैं, ये राज्य स्तर की सरकार है। इनका काम होता है अपने पूरे राज्य में सेवाओं को जारी रखना। और उसके बाद आता है स्थानीय स्तर, जिसमें आपका शहर, गांव या मोहल्ला सम्मिलित होता है। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका होता है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए, एक कानून है कि गाड़ी चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए, तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ सकती है, और या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सरकार जो भी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसके
धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय में जा सकता है या जा सकती है, और ये दावा कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं कि लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं कि वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाना बताना होता है और सफाई देनी होती है। दू, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, और जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की और सरकार चलाने की शक्ति निहित होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में भी राजा या रानी अपने निर्णय के आधार पर नहीं बनाने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में कई ऐसे देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र पान लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह होती है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसके लिए एक अर्थ है लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, और लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। और आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेता है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं देती। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल पुरुषों को ही वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों और गरीबों अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। और भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की, और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई, और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। वोट्स फॉर वुमन। वुमन को मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छता से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी, और इस आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और अंग्रेजों ने इसको सफरेज मूवमेंट भी कहा था। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, और युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे और इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाई थी कि ये महिलाएं काम नहीं कर सकती,
इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान के रूप में योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के लिए अधिकार की मांग की और उनकी आवाज सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अनेक अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया और उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठ गईं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला था। और सब अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया, तो वह सबसे पहले था न्यूजीलैंड, जिसने सबसे पहले औरतों को वोट देने का अधिकार दिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आज की क्लास यानी कि सरकार आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।